हेलो सलीम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग मैम। मैं अच्छी हूँ मैम, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। आपने दिस ईयर कौन कौन से एग्जाम दिए? मैम मैंने दिस ईयर एम्स और पीपीएमईटी का एग्जाम दिया था नर्सिंग में। आपने एडमिशन किस कॉलेज में ली है? मोहन दाई ओसवाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मैम, पीपीएमईटी के थ्रू। कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत अच्छा कॉलेज है लुधियाना का ओसवाल कॉलेज। काफी फेमस है, उसमें आप एडमिशन ले चुके हैं। बीएससी नर्सिंग में आप, बहुत अच्छी बात है कि आप उसमें एडमिशन हैं। तो कैसा लग रहा है अभी एडमिशन लेके? थैंक यू मैम। पहले तो मैम अच्छा लग रहा है एडमिशन लेके, क्योंकि एक ऐसा कॉलेज है जिसके साथ हॉस्पिटल भी है, तो प्रैक्टिस करने को भी अच्छी मिलेगी। एंड थैंक यू टू सनी कोचिंग क्लासेस, जिसकी वजह से मैंने एक अच्छा एग्जाम दिया और अच्छी परसेंटाइल के साथ अच्छा कॉलेज भी अचीव कर लिया। तो आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में कब पता चला? एक्चुअली पहले तो मेरा प्लान था फॉरेन जाने का, बट ऐसे जैसे आईएलटीएस के अभी बंद हो गए हैं कि ग्रेजुएशन उसके लिए जरूरी है, तो मैंने सर्च किया कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैंने बीएससी नर्सिंग देखी। तो मैंने पहले आपका यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी, तो मुझे वो बहुत बेनिफिशियल लगी और बच्चों के रिस्पॉन्स भी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपके वहां पे विजिट भी किया और आपने मुझे बहुत अच्छी कोचिंग दी, क्लासेस दी जैसे। और एडमिशन के टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे जो चीजें नहीं भी पता थी वो भी पता लग गई। पीपीएमटी एग्जाम आपके अकॉर्डिंग कैसा है? इजी है, मॉडरेट है, टफ है, और कैसे इसकी तैयारी करें? मैम पीपीएमईटी एग्जाम इजी है, बट अगर हम कोचिंग के बिना करते हैं, अकेली बुक से पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारी बुक्स में नहीं है। बट जैसा कि आपका एक पोर्टल बनाया हुआ वेबसाइट है, उस पे हमें सब कुछ अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल थिंग्स हैं वो सारी की सारी एग्जाम में आती हैं। जैसे इस बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने पोर्टल पे किए थे। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर कोचिंग लेके पोर्टल को साथ साथ लेके चलेंगे और बुक्स को भी साथ में पढ़ेंगे तो एग्जाम इजी है। ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन रहता है पीपीएमटी एग्जाम में कि नहीं? मैम थोड़ा बहुत रहता है, जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स कभी कभी कम दी जाती है, बट हमारे पोर्टल पे जो सारा कुछ था उसमें ज्यादा थी। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के साथ थोड़ी बहुत अगर और बुक्स पढ़ लेंगे तो फिर इजी रहेगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन पीपीएमटी एग्जाम में पूछते हैं, तो वो भी कवर करना चाहिए, और आपने वो पोर्टल से किया, राइट? यस मैम। अगर कोई स्टूडेंट बिगिनर है और वो प्रेपरेशन शुरू करना चाहता है, तो क्या टिप्स आप उन्हें देंगे कि कहाँ से तैयारी शुरू करी जाए, फिर क्या करें, फिर क्या करें? पहले मैम मुझे लगता है जिस चीज में उसका बेस वीक है, पहले उसको वो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें सारा कुछ हौच पौच हो जाता है, हम लग जाते हैं भी ये भी कर लें ये भी कर लें। तो जिसमें उसका बेस वीक है, पहले उसको वो चीज उठानी चाहिए कि मैं इसको तैयारी करूँ, और एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए कि इस वक्त मुझे इतना इतना पढ़ना है। जैसे कि हमारी क्लासेस भी लगती रही हैं बहुत टाइम, जैसे सुबह की मॉर्निंग सेशन भी होता था, शाम का सेशन भी होता था, तो मुझे थोड़ी सी उनमें से प्रैक्टिस मिल जाती थी, और थोड़ी सी जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस थी वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही हैं। पहले चैप्टर वाइज थ्योरी करनी चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, या शुरू ही मॉक टेस्ट से करना चाहिए? मैम अगर तो हमारे पास टाइम है तो हमें चैप्टर वाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा एक बार गो थ्रू हो जाते हैं हम सारे टॉपिक्स से, तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये हमारा छूट गया। अगर हमारे पास टाइम ही कम है तो मुझे लगता है मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि उसमें नियर अबाउट 600 to 700 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम उससे करते हैं तो अच्छा रहता है। ओके। आपने इसकी जो डेडिकेटेड प्रेपरेशन है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की, वो कब स्टार्ट करी थी?
मैम मैंने कोचिंग लिया अप्रैल से लेके जून तक, जब तक एग्जाम हुआ है। और स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी ज्यादा डेडिकेटेड थी, बट मिड में थोड़ा सा मेरा बेस वीक हो गया था। बट मुझे लगता है बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्टार्टिंग में ज्यादा डेडिकेशन दी और मिडिल में थोड़ी सी कम दी। इससे थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है स्टडीज में, फिर लास्ट में जाके हौच पौच हो जाता है। तो मुझे लगता है जितना टाइम आपके पास है उतना टाइम डेडिकेशन जरूरी है एग्जाम को। ठीक है, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने लगभग आपने लगाए। तो कैसी रही है जर्नी, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो इस फेज में स्टूडेंट्स फील करते हैं? मैम पहली प्रॉब्लम तो टाइम की आती है, टाइम को एडजस्ट करने की। अगर हम बैठते हैं, हम सोचते हैं भी चलो इतना टाइम लेते हैं, आधा घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो मैम उस सब्जेक्ट को उतना टाइम दिया नहीं जाता, क्योंकि बोरिंग लगता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि क्लासेस भी होती हैं साथ में, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। तो पहले तो टाइम एडजस्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। बट लेकिन अगर आप करोगे भी, पहले 15 मिनट्स दिए फिर हाफ एंड आवर दिया, तो धीरे धीरे से आपके स्टडी का बेस बनता जाएगा और टाइमिंग भी उतनी आप उतनी बढ़ाते जाओगे और अच्छा होता जाएगा। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आएगी, फिर बाद में इजी हो जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए टिप्स कोई, क्योंकि पेपर में भी कुछ बच्चे कहते हैं कि टाइम थोड़ा रह जाता है, कुछ पार्ट छूट जाता है, तो क्या टिप्स वो फॉलो करें कि पेपर पूरा हो जाए और कुछ मिस ना हो? मैम पहले मेरे को लगता है जो आपको चीज आती है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि ये पार्ट मुझे आता है, वो पार्ट आपको पहले कर लेना चाहिए। और जैसे कि पहले बायो स्टूडेंट्स को बायो करनी चाहिए, फिर इंग्लिश कर लें, और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री करें, फिर लास्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड। ओके, इस बार प्रीमेट में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए और टोटल कितने क्वेश्चंस आए, कितना टाइम आपको मिला? मैम टोटल 100 क्वेश्चंस थे, और मैम 20 ईच में आए थे। एक मैम 20 बायो में, 20 फिजिक्स में, 20 केमिस्ट्री में, 20 इंग्लिश में। और मैम जो नर्सिंग एप्टीट्यूड था वो इस बार कम आया था, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे बीच बीच में ज्यादातर। तो टोटल 100 का आया था। और 2 आवर्स आपको मिले अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम? यस मैम, टोटल 2 आवर्स थे। टाइम टाइम पे शॉर्टेज तो नहीं होती? एग्जाम शुरू हो गया था और टाइम पे। नो मैम, टाइम शॉर्टेज नहीं होती, बट ऐसा था इस बार जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की जगह दूसरा दूसरा फॉर्मेट डाल दिया था, तो उसमें थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो गई थी, जिसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम कम हो गया था जैसे मैंने प्लान किया था। तो और कोई एग्जाम आपने दिया था दिस ईयर, जैसे पीएयू या पीयू या सीयूईटी का? नहीं मैम, सिर्फ पीपीएमबीटी और एम्स ही दिए थे, एम्स नर्सिंग का एग्जाम। एम्स नर्सिंग और पीपीएमटी कितने सेम या डिफरेंट है? मैम एम्स का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं पीपीएमईटी के बजाय। मतलब उसमें थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट, बायो का पार्ट ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसमें थोड़ी सी बायो इजी हो जाती है पीपीएमईटी में, एम्स की। पीपीएमटी में फिजिक्स में थ्योरी पोर्शन ज्यादा आता है या न्यूमेरिकल बराबर? मैम थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूमेरिकल से। और केमिस्ट्री में थ्योरी या न्यूमेरिकल ज्यादा? केमिस्ट्री में मैम थ्योरी होती है। बायो में +1 का पोर्शन ज्यादा लगा या +2 का? मैम बायो में सेम ही था पोर्शन, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा। एग्जाम्पल्स ज्यादा पढ़नी चाहिए, उसमें से ज्यादा आता है। और जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में नहीं है उनमें से भी आता है? यस मैम, जो हमने पोर्टल पे की थी, जो हमारा पोर्टल पे सब कुछ था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे पीपीएमईटी में, बायो और केमिस्ट्री में। आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट सीरीज का कितना का रोल है पेपर क्लियर करने में? चाहिए, करनी चाहिए कि सिर्फ थ्योरी और करके ही जाना चाहिए पेपर?
मैम मेरे को लगता है मॉक टेस्ट और ब्रह्मास्त्र सीरीज वगैरह जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाता है, पेपर का पैटर्न कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसा नहीं पता लगता कि क्वेश्चन इस बेस से भी बन सकता है। लेकिन अगर हम मॉक टेस्ट वगैरह करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि इस बेस से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे लगता है उनका 70% रोल है मॉक टेस्ट और ब्रह्मास्त्र सीरीज का मेरा पेपर क्लियर करने में। ओके, मतलब मेजर जो कंट्रीब्यूशन है एग्जाम क्रैक करने में, वो जो एसएससी ब्रह्मास्त्र सीरीज और मॉक टेस्ट सीरीज जो हमने करे उनका है। यस मैम, क्योंकि मैंने लास्ट जो 10 डेज रह गए थे उसमें मॉक टेस्ट और ब्रह्मास्त्र सीरीज में से ही पढ़ा था। और मुझे वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो वो वहां से ही आए थे और मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो गई उनसे। बहुत अच्छी बात है, पूछ रहे हो आपको। तो जब आपने पेपर देखा आपको क्या लगा कि ये कुछ और ही चल रहा है, अनएक्सपेक्टेड ही चल रहा है, या जो एक्सपेक्टेड और प्लान्ड वे था वैसा ही था पेपर? मैम जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश का था वो तो प्लान था, लेकिन जो इस बार एक अलग पार्ट आया था नर्सिंग एप्टीट्यूड की जगह, वो थोड़ा सा अनप्लान था। क्योंकि एम्स में तो पता था कि जीके का पार्ट आएगा, बट इसमें नहीं पता था वो। तो थोड़ा सा पहले तो अनप्लान लगा, बट टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन फिर भी किया उसको। जी, सिलेबस में इन्होंने नर्सिंग एप्टीट्यूड लिखा हुआ था, बट एक्चुअल में इन्होंने मैथ्स वाला जो कॉन्जेटिव एप्टीट्यूड कह लो या जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन कह लो, वो डाले हुए थे और नोटिफाई नहीं किया गया था पहले। तो इसलिए ऐसा यस मेजोरिटी मैम, स्टूडेंट। हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि हमने क्लासेस में भी बहुत ज्यादा तैयारी की थी नर्सिंग एप्टीट्यूड की। क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चन आता तो 100% वो बहुत अच्छा पेपर जाता, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस पार्ट आया उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ, और फिजिक्स केमिस्ट्री को कम टाइम दे पाए एंड में। पढ़ते टाइम कभी डीमोटिवेशन हुई है आपको कि नहीं, लो फील हो रहा है, नहीं कर पा रहे? मैम अगर हो भी जाता था तो आपकी क्लास में आप हर रोज मोटिवेट करते थे तो उससे मोटिवेशन तो मिलती थी। अगर वैसे भी डिमोटिवेट हो जाते, कई बार पेरेंट्स से शेयर कर लेते, तो उन्होंने भी बस यही मोटिवेशन दी कि आपको ये, अगर आपको ये गोल बना के चलना है तो फिर इसको गोल की तरह लेना होगा, इसको डिफिकल्टी की तरह नहीं लेना होगा कि ये मेरे से नहीं होगा। अगर इसको गोल बना के देखोगे तो ही क्लियर होगा। फिर थोड़ी सी मोटिवेशन क्लासेस से, थोड़ी सी पेरेंट्स से मिल जाती थी, तो डिमोटिवेट तो कम ही हुई हूँ। मतलब बहुत बढ़िया बात है, मोटिवेटेड रहेंगे तभी तो पढ़ते रहेंगे। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स ऐसे यस कहते मैम। हैं कि हमने मतलब डेली हम जैसे बायो कर ली तो क्या, केमिस्ट्री कर ली तो फिजिक्स नहीं हुई, फिजिक्स कर ली तो बायो नहीं हुई, तो तीनों सब्जेक्ट्स पीसीबी स्पेशली एक दिन में कवर करने मुश्किल हो जाते हैं। तो कोई सजेशंस कि कैसे कर सकते हैं, आप कैसे करते थे? मैम पहले तो मेरा भी ऐसा होता था कि मेरे को बायो में ज्यादा इंटरेस्ट था तो मैं बायो ज्यादा टाइम कर लेती थी। लेकिन मेरा फिजिक्स में बेस वीक था तो मैं उसे छोड़ देती थी पहले पहले। लेकिन मैंने धीरे धीरे से उसे करना शुरू किया। मैंने क्या किया, अगर सर क्लासेस में 1 और मैंने क्लासेस में फिजिक्स की, तो मैं उसके लिए पहले मैं 15 मिनट्स निकालती थी कि मैंने 50 मिनट्स करनी ही करनी है, जितना मेरे से होगा, चाहे मेरे से 1 क्वेश्चन हो चाहे मेरे से 2 हो, मैंने वो करना ही करना है। धीरे धीरे जब मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, जब मेरे से एक क्वेश्चन निकलने लगा तो मुझे लगा कि मैं सेकंड भी कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने वो ट्राई करना भी शुरू किया। और जैसे आज मैंने 15 मिनट्स दिए तो कल मैं 20 देने लगी। अगर हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि इतने मिनट्स मैंने देने हैं, तो धीरे धीरे मैम वो हो जाता है। मतलब ज्यादा टाइम ना दो एक सब्जेक्ट को, मतलब दो, टाइम दो, बट अगर आपको लगता है भी मेरे से तीनों सब्जेक्ट नहीं कवर होंगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम दो, लेकिन एक दिन में सारे सब्जेक्ट कवर करने जरूरी है, क्योंकि फिर दूसरे दिन उस सब्जेक्ट से आपका लिंक टूट जाता है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए, तभी हम सारा जो अटेम्पटेशन है वो केयरफुल कर पाएंगे। नहीं तो लिंक टूट गया तो फिर लिंक बनाना मुश्किल। स्टडी मटेरियल में आपने सारा कुछ क्या कुछ फॉलो किया? पोर्टल का भी जैसे आप बता ही रहे हैं, अदर देन पोर्टल या पोर्टल में से कुछ जो भी आपको लग रहा है बताने वाला है? मैम मैंने, जैसे मैं आईसीएसई से पढ़ी हूँ, तो थोड़ी सी उसकी मदद ली, जो वो टेक्स्ट बुक थी। एनसीईआरटी भी पढ़ी, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें जो आप नोट्स शेयर करते थे, उससे मुझे बहुत ज्यादा मदद मिली।
पोर्टल तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते थे सारी चीजें, उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट चीज थी। जैसे आपने भेज दिए कि ये फॉर्मूले, इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये साइंटिफिक नेम है, तो मैंने वो चीजें, उसके अलग पीडीएफ मिलती थी मुझे। और जो क्वेश्चंस होते थे कि ये क्वेश्चन है, इसका ये न्यूमेरिकल का आंसर है, तो वो अलग अलग पीडीएफ से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। क्योंकि अगर मैंने एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, लेकिन उसमें मेरा ये वाला बेस वीक है, मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता, तो मेरे पास उसकी पीडीएफ होती थी। मुझे सारा का सारा फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस एक पीडीएफ को खोला और उसे रिवाइज कर लिया। तो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा। फिजिक्स से कैसा रिव्यू आपका? मतलब मोस्टली फिजिक्स में बच्चे घबराते हैं या चलते हैं इससे कि नहीं हो रहा है, या छोड़ देते हैं, अदर कुछ कर लेते हैं। तो टिप्स की फिजिक्स को इजी कैसे बनाएं, क्योंकि मेजोरिटी में बच्चों को ये मुश्किल लगती है, स्पेशली मेडिकल। मैम टिप्स तो ये हैं कि प्रैक्टिस जरूरी है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरा ये था पहले, मेरे को कैलकुलेटर होते थे, हमको आईसीएसई में +1 और +2 के बोर्ड्स में भी कैलकुलेटर थे। तो मेरे को कैलकुलेशन करनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती थी, मैं उसे वहां पे ही छोड़ देती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने देखा कि सर इसको इजी वे बताते हैं, सर ने क्या किया, सर कुछ ट्रिक्स बता देते थे कि इसको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक यूज करो। और इससे वो ही जो मेरा, जिसको एक क्वेश्चन को मुझे मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स देने पड़ते थे, मुझे मैक्सिमम 1 minute to 2 minute लगता था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मुझे लगता है कि सारा का सारा सॉल्व करने से अच्छा वो आप ट्रिक सीख लो। ट्रिक सीखो, लेकिन एक मेथड से सीखो जिससे आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो पेपर में, और आपको अच्छा सा रिजल्ट भी मिल जाए। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अ, कोई शॉर्टकट है पेपर क्लियर करने का? क्या? कोई शॉर्टकट है तो बस ये एक आध यूज करके पेपर क्लियर कर लेंगे, कि हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, टाइम लगाना ही पड़ेगा? मैम मुझे तो लगता है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर फिर भी शॉर्टकट है तो फिर, अगर आपके पास 15 डेज हैं या 10 डेज हैं, तो आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट करो, ब्रह्मास्त्र सीरीज से करो। क्योंकि उससे चलो आपकी फिर भी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है शॉर्टकट फिर भी नहीं यूज करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। कि क्वेश्चन पढ़ भी लिए हमने, वो हमारे सही वहां पे जाके तभी होंगे अगर कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, नहीं तो वो सब मिक्सअप हो जाएगा, फिर वहां पे जाके फिर नहीं पता लगना। तो पहले से ही थ्योरी साथ साथ अपने क्वेश्चन करते जाना चाहिए। क्या रोल रहा यस है मैम। जर्नी में आपके फैमिली फ्रेंड्स का रहेगा? मैम फैमिली का तो ये रहा, जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस लगाती थी, तो मुझे पहले ऐसा होता था कि डिस्टरबेंस होगी, मेरे से कंसंट्रेट नहीं होगा। लेकिन मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। जितना टाइम मेरे को स्टडीज में चाहिए होता था, मैं एक रूम में अपना रूम बंद करके बुक्स लेकर और क्लास लगाकर बैठ जाती थी, तो उनमें से कोई भी नहीं आता था मेरे पास उतना टाइम। मुझे खाना पानी सब कुछ बेड पे ही मिलता था मेरे पे। तो उनकी ये थी कि तू क्लियर कर ले एग्जाम, तेरे को सब हम देंगे, तुझे एक भी चीज घर का काम करने की भी जरूरत नहीं है अगर तू पढ़ेगी। तो मुझे लगता है उनकी यही एक मेरे को मोटिवेट कर रहा था कि वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपना पेपर क्लियर करूं बैठ के। बिल्कुल सही बात है। और यही सपोर्ट इतनी मैक्सिमम हो सके सभी को, अपने आसपास जो एस्पिरेंट्स हैं इन्हें बच्चों को भी थोड़ा हौसला मिल जाता है कि हाँ किया है तो हाँ गया और ठीक है। अच्छा, प्लस टू आपने कौन से स्कूल कौन से बोर्ड से करी, कितने परसेंट के साथ? मैम +2 मैंने आईसीएसई बोर्ड से की, गोविंद इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भदौड़ में। और मेरे मैम 80% थे उसमें भी। अच्छा, 80%। तो आप वैसे कहाँ बिलोंग करते हैं, किस जगह का नाम बताया आपने? मैम मैं बरनाला से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो आपने फिर ऑनलाइन क्लासेस लगाई आप? यस मैम, अप डाउन करना पहले तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेरे को लगता था कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे मैंने लॉकडाउन के टाइम लगाई है, तो मेरा तो बिल्कुल लिंक टूट चुका था स्टडी से। तो मुझे लगता था कि ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा नहीं होगा, भी मैं लगा तो रही हूँ बट मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका। लेकिन
उसके बाद पता लगा कि इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी है, पोर्टल भी है, और जो डाउट्स हैं वो साथ के साथ क्लासेस में क्लियर होते हैं, इंटरेक्शन अच्छी हो जाती है। तो मुझे कोई डिफिकल्टी भी नहीं आई ऑनलाइन क्लासेस लगाने में। मतलब जो आपका पहले पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस और ज्वाइनिंग कोचिंग क्लासेस और क्लासेस लगाने के बाद आज की डेट में चेंज हुआ है कि अभी भी वही परसेप्शन है कि हाँ ऑनलाइन में नहीं पढ़ाई हो सकती? नहीं मैम, अभी परसेप्शन चेंज हो चुका है, क्योंकि अगर हमने माइंडसेट बना लिया कि पढ़ाई नहीं हो सकती, तो अगर हम रेगुलर जाएं, पढ़ाई तो भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमने माइंडसेट सेट ही कर लिया कि मुझे पढ़ना है, तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो क्लासेस, तो हम लगा लेंगे और पढ़ाई तो होगी। और आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि सुबह भी क्लासेस लगती थी, शाम को भी लगती थी, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी, तो कैसे ना पढ़ा जाता। डेली कितने कार्स की क्लासेस हो जाती थी ओवरऑल एक दिन में? मैम जैसे सुबह 7 to 10 क्लासेस होती थी, 7 AM से लेके 10 AM तक। मैम फिर शाम को 6 to 9 हो जाती थी, एक्सटेंड भी हो जाती थी 6 to 10, और बीच में कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाती थी, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड की एक्स्ट्रा क्लास लग गई, फिजिक्स केमिस्ट्री की लग गई। तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। पहले पहले डिफिकल्ट लगता था टाइम मैनेज करना, कि इतना टाइम कैसे निकालूं, सारा दिन स्टडीज में से निकल जाता है, कोई टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए। बट धीरे धीरे टाइम की मैनेजमेंट बनने लगी, तो स्टडीज की भी मैनेजमेंट होने लगी। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मीन आफ्टर बीएससी नर्सिंग क्या है आइडिया, कुछ क्या करना है आगे? मैम आफ्टर बीएससी नर्सिंग मैंने नॉर्सेट का एग्जाम देना है, एम्स का, नर्सिंग ऑफिसर का। वेरी गुड। अभी से अगर डिटरमाइंड है तो आगे भी आप मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहोगे और इससे इधर से और एक ये स्टूडेंट कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस के सोर्सेस बहुत हैं, मतलब किसी ने बुला लिया, कोई कॉल आ गई, आजकल सोशल मीडिया एप्स हैं, नोटिफिकेशन हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, इनसे कैसे बचें? मैम डिस्ट्रैक्शंस होंगी लाइफ में, अगर आप सोचोगे कि डिस्ट्रैक्शंस को हमें लेना ही है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, तो आपके पास सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि आपके पास फोन है। ठीक है, आपको क्लासेस लगानी है नहीं लगानी आपकी मर्जी, आपके पेरेंट्स को तो लगेगा आप क्लासेस लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपका तो एक माइंड सेट बनना चाहिए, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो, तो फिर मेरा ये एक कहना है कि अपना फोन स्विच ऑफ करके रखो उतना टाइम, जितना टाइम हम स्टडी करते हैं उतना टाइम फोन को स्विच ऑफ रखो, और सोशल लाइफ से दूर रहो थोड़ा सा। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, फोन पे कोई मैसेज आ गया तो हमें लगता है कि चलो 1 मिनट देख लें, तो हम उसको स्क्रॉल करने लग जाते हैं कि चलो देख लें, ये भी देख लें, थोड़ा सा टाइम और देख लें, तो सारा का सारा टाइम हम मोबाइल पे कंज्यूम कर जाते हैं। अगर हम चाहते नहीं भी है तो भी हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम फोन स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए, और अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी स्टडीज को देना चाहिए, और एक टाइमर लगा लेना चाहिए कि ये सब्जेक्ट में कितने टाइम में कंप्लीट कर रही हूँ। आपके लिए रोल मॉडल कौन रहे ड्यूरिंग प्रिपरेशन? मैम रोल मॉडल तो कह सकते हैं, जैसे आपको मैंने मेहनत करते देख लिया, टीचर्स को मैं जैसे देखती थी कि सर इतना इतना टाइम लगाते हैं, आप इतना टाइम लगाते हो, कि आपकी सोशल लाइफ के लिए कितना टाइम बचता होगा। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते थे, फिर ऑफलाइन भी लगाते थे। तो मुझे लगता था कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। और मैंने वैसे एक चीज देखी भी है, हमारे इंडिया में नर्सेस की रिस्पेक्ट मैम थोड़ी सी कम होती है। तो मुझे लगता था कि अगर हम नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन लेके चले, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन लेके मैं इसको चलूंगी, तो शायद थोड़ी सी मेरी मेरी लोकेलिटी में ही बच्चों की या मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स की तो सोच चलो ठीक है, लेकिन फिर भी रिलेटिव्स की सोच तो चेंज होगी कि हमारी लड़की एक नर्स है, तो वो दूसरी नर्सों को भी रिस्पेक्टफुल वे से देखेंगे, और उनका प्रोफेशन भी एक रिस्पेक्टफुल तरह ही सोचेंगे। बहुत अच्छी बात हुई, बहुत सही है, क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशन है एंड सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा ही है, सबसे ज्यादा काम तो वही करते हैं नर्सेज।
डॉक्टर के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करवाना, फिर पेशेंट के बातचीत करना, उनको आगे कम्युनिकेट करवाना, डॉक्टर के साथ सारा काम तो उन्हीं का ही है। तो सभी को रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और काफी अच्छा प्रोफेशन है, मतलब अपने आप में ही 4 साल के बाद ही आप अपने सेल्फ सस्टेनेबल हो जाते हो, खुद का खर्च उठाने वाले हो जाते हो, आप जॉब कर सकते हो, फॉरेन जाना तो जा सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स है। काफी अच्छी चीज है, आप अर्निंग का गुड सोर्स मिल सकता है आपको आफ्टर बीएससी। ओके, तो लेट्स माइंड इट अप। आपका ओवरऑल सभी कोचिंग क्लासेस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? यस मैम, ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं कह सकती हूँ कि बेस्ट रहा, क्योंकि मेरे को सारी की सारी गाइडलाइन ही सनिंग कोचिंग क्लासेस से मिली है। क्योंकि मैंने बस ये सोच लिया था कि मैंने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम क्लियर करना है, मुझे कोई नहीं पता था भी कैसे करना है, ये सब कैसे करूंगी, क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है। तो मेरे को लगता है कि सारा का सारा रोल मेरा पेपर क्लियर करने में आप सबका ही रहा है। क्योंकि आपने मुझे बताया कि पेपर में कौन से पैटर्न से पढ़ाई करनी है, कैसा पैटर्न होगा पेपर का, कैसा आपने कैसे इसको पढ़ के आपने कैसे क्लियर करना है। और क्लियर करने के बाद में मैम जो एडमिशन का था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि कैसे मैंने साइट पे जाना है, कैसे मैंने लिस्ट चेक करनी है, कैसे एनरोल करना है, कैसे मेरे को अलॉटमेंट लेटर का पता होगा, जब मेरे को कॉलेजेस के बारे में भी नहीं पता था कि कौन से बेस्ट हैं। तो सारा का सारा मुझे आपसे ही पता लगा, तो मुझे लगता है कि मेरा आज तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस का। तो फाइनली आपका तो ऑनलाइन क्लासेस का जो रिव्यू था वो बदल गया है, कि पहले स्कूल में कुछ अलग तरीके से पढ़ाते थे तो सबको एक मेंटालिटी सेट है कि हाँ ऑनलाइन में तो ऐसी ही पढ़ाई होगी। बट यहाँ पर आके आपका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल गया कि नहीं, ऑनलाइन में भी पढ़ाई हो सकती है, और देन इतनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है ना? यस मैम। सही है। और कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड आप बताना चाहें तो प्लीज। मैम और तो बस यही कहना चाहूंगी कि मोटिवेटेड रहो, एक लाइफ का एक गोल बना के चलो कि हमें ये ऐसा करना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर हम ये सोच लेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, क्योंकि आज तक उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हम हमें हाफ ही करना है उनके लिए, चाहे मेरे से हाफ ही हो, मेरे को उतना करना है। तो हमें इंडिपेंडेंट तो बनेंगे बनेंगे, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगे, तो ये लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सलीम इतना टाइम देने के लिए। क्या हम आपकी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस मैम। क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? नो मैम, नॉट एट ऑल। थैंक यू आपने सो मुझे मच। अभी कॉल किया कि हम एक सेशन कर लेते हैं, तो मैंने एक वीडियो कर ली बस। ओके ओके, थैंक यू जी इतना टाइम देने के लिए। हम यही प्रे करते हैं कि आगे भी आप अपने डिजायर पोजीशन पे पहुंचे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बाकी अब लुधियाना में ही हो आप भी, तो जरूर आते जाते सेंटर में विजिट करें। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय।